तो बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। इससे पहले शाहजहांपुर में जनता को संबोधित किया था। एक बार फिर वापस आते हैं और उपचुनाव को लेकर के चर्चा करते हैं। मैं संजय जी के पास एक बार फिर से चलूंगा। संजय जी, आप अपनी बात रख रहे थे, मेरा आपसे सवाल था, बीच में हमें रोकना पड़ा था क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन में ले चलना था। वापस आता हूं और आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि कैराना का जो रिजल्ट था पिछली बार उपचुनाव में, उसमें समाजवादी पार्टी जीती थी। तो यहाँ जहाँ उनकी जीत होती है वहाँ तो ये मानते हैं कि प्रशासन ने बेहतर काम किया है, लेकिन जहाँ हार होती है वहाँ ये मानते हैं कि प्रशासन ने ठीक काम नहीं किया। उपचुनाव में हमें दिख रहा है कि इस उपचुनाव में न कहीं हिंसा हुई है, न कहीं पथराव हुआ है, न कहीं पुनर्मतदान की मांग किसी भी राजनीतिक दल ने की है। इस इलाके में ऐसे भी क्षेत्र थे जहां 90% से ज्यादा वोट हो जाते थे। मुझे याद है कि 3 बार तो पुनर्मतदान इसलिए कराया गया कि जसवंत नगर के कुछ क्षेत्रों में 90% से ज्यादा लोगों ने मतदान कर दिया था। वो कैसे किया जाता है ये सब लोग जानते हैं। इस बार व्यवस्थाएं बनी रही और बनी व्यवस्था के कारण ही है कि किसी भी राजनीतिक दल ने पुनर्मतदान की मांग नहीं की है। जो समाचार बताते हैं कि हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई है, बूथ लूटने का एक भी दृश्य सामने नहीं आया है। यह कुशल व्यवस्था के आधार पर है और उपचुनाव में मतदान कम होता है। मैं एक आपको उदाहरण बताऊंगा। इसी लखनऊ में पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 में एक उपचुनाव होता है लखनऊ पूर्व विधानसभा का। वहां 26% वोट पोल होता है, यानी कि अगर 26% वोट पोल हो तो वहां लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लेकिन 31% अगर वोट पड़ जाए तो लोकतंत्र खतरे में है। वास्तव में वोट कम क्यों पोल होता है? रामपुर में पिछले 6 महीने में 3 उपचुनाव हुए हैं और जब बड़े नेता के बजाय छोटा नेता प्रत्याशी बन के सामने आता है तो लोगों का मतदान के प्रति रुझान और कम होता है। मुझे लगता है कि मतदान का कम होने के पीछे ये तर्क हैं। बड़े राजनीतिक दलों जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया, ये बड़े कारण हैं। मुझे लगता है कि जो चुनाव है वो बेहतर आधार पर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी उसे जीत कर दिखाएगी। चलिए, और आपने जो छोटे-छोटे फैक्ट्स थे वो भी बता दिए, ठीक है। अब मैं जरा इसी सवाल का जवाब फखरुल जी से लेता हूं। फखरुल जी, जिस तरीके से तंजील फातिमा ने रामपुर की बात करूं मैं, साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा चुनाव नहीं, ये धांधली हो रही है, पलायन को लिए लोग मजबूर हो गए। किस तरीके से सीओ साहब रोक रहे थे, उनका वीडियो भी वायरल हुआ और उन पर कार्रवाई भी हुई है। ये तस्वीरें फिर क्या हैं? देखिए संजय भाई भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनकी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, वो उनका बचाव भी करेंगे। हम जो सवाल आपका है वही सवाल हमारे भी हैं कि हमने तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखा कि किस तरीके से एक सीओ एक वोटर्स को इसलिए रोक रहे थे कि आप कैसे वोट डालने जा रहे हैं, आप आधार लिए जाइए, वोटर कार्ड लेके आइए। क्या चुनाव आयोग नहीं देख रहा है? क्या चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा था कि एक सीओ की जिम्मेदारी वोटर कार्ड चेक करना नहीं होता है? उसके बावजूद रामपुर में, मैनपुरी में, खतौली में जानबूझ के वोटर्स को परेशान किया गया, उनको 4-4 बार वापस भेजा गया। और रामपुर में जो हुआ वो मैंने संजय भाई बैठे हुए हैं, मैं संजय भाई से एक बात कह देना चाहता हूं। आपने कहा कि मीडिया, आज जनता खुद कैमरा लिए हुए। वो समय गया जब आप सोचिए कि मीडिया कर्मी जाते थे, वो कैमरे में कैद करते थे चीजों को। आज जनता के हाथ में कैमरा है। रामपुर की इतनी वीडियो हैं और मैं समझता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है, निसंदेह वहां पे एविडेंस दिए गए होंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका वो सुनने, अगर पहले तो इस आधार पे ही देखा जाता है कि वो सुनने लायक है नहीं है, स्वीकार करने योग्य है या नहीं है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है और ये कहा है कि उसको सुबह आप उसको मेंशन किएगा, तो मैं समझता हूं ये बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में रामपुर में जो हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी समझता है कि कहीं ना कहीं वहां पे लोगों को रोका गया। जो हुआ है वो ना हो और आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। संजय जी, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि आजम खां साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसीजन किया कि जो निर्णय हुआ ठीक हुआ। और आजम खां और अखिलेश यादव जी भरी सभा में यही कहते रहे कि आजम खां के साथ अन्याय हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है उसको एक और आप स्वीकार नहीं कर रहे और दूसरी ओर आपकी अगर कोई प्लीज उन्होंने विचार के लिए स्वीकार कर ली तो आप उसे मान रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के बड़े डिसीजन के खिलाफ आप जनता के बीच में जाकर गलत तथ्यों को रख रहे हैं। आजम खान साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ मुकदमे झूठे हैं, और उस मुकदमे के आधार पर जो निर्णय हुआ उसे सुप्रीम कोर्ट ठीक ठहरा रहा है। तो मुझे लगता है कि तथ्यों को सही ढंग से देखेंगे और इसी सही ढंग के आधार पर है कि जीत होगी तो स्वीकार है, हार होगी तो प्रशासन का दोष है। मुझको लगता है सपा को इससे बचना चाहिए। देखिए संजय, मैं 10 सेकंड में आलूंगी। पहली चीज तो कि मैं लेक्चरर हूं, ये एक अलग विषय है। मैंने कानून की पढ़ाई भी की है। और संजय भाई, आप जो फैक्ट रख रहे हैं, मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का कोई मामला नहीं गया, क्योंकि कहीं निचली अदालत से अगर किसी मामले में कहीं सजा भी हुई है तो उसके बाद माननीय हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो जो प्रक्रिया अपनाई गई, जिस तरीके से उनकी सदस्यता निरस्त की गई, जिस जल्दबाजी में निरस्त की गई, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अरे याचिका मेरी बात नहीं है, अंकुर जी के पास अंकुर जी, जब हम कानून की पेचीदगियों की बात करते हैं, बात आजम खान की नहीं है, ना ही बात आशीष मिश्रा के बेटे की, आशीष मिश्रा टेनी की बात है। बात एक सिस्टम को लेकर के हो रही है। यहां पर सीधी बात है, कानून की पेचीदगी आप भी जानते हैं। जरा इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि मैं जब स्वस्थ लोकतंत्र को लेकर के बात कर रहा हूं, इसकी परिपाटी को हमें जीवंत रखना है, बनाए रखना है, चर्चा इस पर होनी है। मुद्दा हमारा नहीं है कि आजम खान ने क्या कुछ कहा, किस तरीके का बयान दिया, कोर्ट में किस तरीके से कार्रवाई की गई। अंकुर जी, देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय हैं, उन्होंने आजम खान साहब का नाम लिया और उन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हुई है तो कोई बड़ा चेहरा नहीं लड़ रहा था। तो इसके लिए तो हमको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये धन्यवाद और साधुवाद देना चाहिए। उनने कम से कम ये माना तो आजम खान साहब एक विराट व्यक्तित्व के नेता हैं, जिनके इलेक्शन ना लड़ने का, और उन्हें वहाँ की आम आवाम कितना प्यार करती थी कि वहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ती थी। दूसरी बात, आपने बात कही कैराना को लेकर, क्योंकि कैराना में बेगम तबस्सुम हसन साहिबा लड़ी थी और राष्ट्रीय लोकदल से उन्होंने प्रचंड जीत प्राप्त की थी। तो ऐसी स्थिति में आपने कैराना का उदाहरण दिया है, तो कैराना को लेकर आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, कैराना का चुनाव, सुनिए, आप जीतोगे, आप बात सुनना नहीं चाहेंगे, आपके पास सुनने का मौका नहीं है। जब तथ्यपरक बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को इंटरप्ट करने की आदत पड़ी हुई है। आपके पेट में गुलगुले उठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आम आवाम की 420 वाली बात लेकिन आजम गलत है। आप पूरी बात सुनिए, आपको बात अगर सुनने का मौका नहीं है तो फिर बात में खामोश रहिए। एक ही सिस्टम, एक ही सरकार, वही तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कि आपके कान में मिर्ची जा रही है, मुझे लगता है आपको अपनी तारीफ सुनने में पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुने, दोनों राजनीतिक दल आरएलडी वाले और बीजेपी वाले भी कैराना की जीत को लेकर के बात चल रही है। कैराना अगर प्रत्याशी मदन भैया जीतते हैं, सुनिए मेरी बात, आरोप प्रत्यारोप तो थोड़ा सा तो ऊपर उठ जाइए, कभी तो जनहित की राजनीतिक दल बात कर ले। रुकिए, कैराना अगर जीतेंगे तो क्योंकि प्रत्याशी जो मदन भैया हैं, उन्होंने किसानों की समस्याओं को उठाया है, उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के मुद्दा उठाया है, उन्होंने एमएसपी को लेकर के उठाया है, किसानों की आय को मुद्दा उठाया है, उन्होंने खाद्य समस्या को लेकर उठाया। ये जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे, ये नहीं कि बाहर से प्रत्याशी ले आए। ये कैराना का उदाहरण दिया है मैंने आपको, कम से कम ठीक से सुना कीजिए भाई जी। संजय जी सुनिए मेरी बात को, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने वो बात कही कि कैराना का चुनाव परिणाम आने के बाद आपने ये टिप्पणी की है। आपको कैसे पता कि ये जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे? और दूसरी बात है, आप क्या भारतीय जनता, क्या हम निष्पक्ष चुनाव को लेकर, माननीय उच्चतम न्यायालय में भी पीआईएल हो गई है, निष्पक्ष चुनाव को लेकर, निष्पक्ष चुनाव परिणाम को लेकर हम लोग चुनाव आयोग के पास गए हैं। आपने कब ये कहा कि इस तरीके के चुनाव नहीं होने चाहिए? वोटिंग परसेंटेज को कम होने पर आप लखनऊ पूर्वी का उदाहरण दे रहे हैं, आप चुनाव आयोग के पास गए थे क्या? आरोप तो आप लगा रहे हो। आरोप नहीं लगा रहे, हम व्यतीत हैं तो अपनी व्यथा कहेंगे। लोकतंत्र में हमारे पास उपचार है, हम अपना उपचार किसको कहेंगे? लोकतंत्र में हमारे पास चुनाव आयोग को कंप्लेंट करने का उपचार है, संवैधानिक अधिकार है, हमने उस अधिकार का सदुपयोग किया है। उसमें आपके पेट में गुलगुले क्यों उठ रहे हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझ में आना चाहिए। हम लोगों को पता है कि 420 का काम हुआ, वहां पे मताधिकार के संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया है। हमको वोट डालने से रोका जाने वाला है। क्या अखिलेश यादव भविष्य वक्ता है? क्या भविष्य वक्ता नहीं है, प्रत्यक्षदर्शी है। हम लोग प्रत्यक्षदर्शी है। वहां पर आपके डीआईजी आए थे, जब लोग चुनाव आयोग में कंप्लेंट की गई थी, डीआईजी ने खतौली में दौरा किया था और सीओ को हटाया गया था।
हम भविष्य प्रशासनिक वक्ता है क्या अधिकारियों अखिलेश यादव? की अक्षमता पे हम लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आप क्यों नहीं उनकी अक्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? ऐसा आपने कौन सा खेल कर दिया या ऐसा कौन सी आपने जनता के लिए अरे कार्य कर हमने दिया भी कि उठाए आप हैं। कैराना जो को लेकर गलत दौड़ हुआ रहे है, हैं? हमने आपको भी चुनाव उठाए। परिणाम लेकिन पता आप है? बताइए, हो सकता है अगर कल चुनाव आपको परिणाम लगता हमारे है तो फेवर में आए और आपने इसका मैं शत पुनर्मतदान प्रतिशत की एक भी यकीन है। मांग की, पुनर्मतदान की एक भी मांग की आपने? पुनर्मतदान की समाजवादी सुप्रीम कोर्ट हम लोग पार्टी या क्यों गए? लोकदल आपने ने गलत किया है। पुनर्मतदान की कल एक भी जब जगह चुनाव मांग की है परिणाम क्या? आएगा मैंने तो आपको इस चीज को बताइए, देखना मतदान की पड़ेगा। क्या बात है? कि आपने हम तो भविष्य मांग वक्ता कर रहे है, हैं कि और आर्मी लगा के कौन चुनाव स्वस्थ कराया जाए। रहता है? चर्चा इस पर नहीं होनी चाहिए। चुनाव कराया जाए। ठीक है रुद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चर्चा देखिए कहां से चुनी थी, किसी ने भी सब राजनीतिक दलों को आपने सुना, किसी ने सबने अपनी अपनी बात रखी, किसी ने आरोप लगाया प्रत्याशी के चयन को लेकर के आप बाहर से प्रत्याशी उठा लाए, इसको स्वीकारता नहीं है। लेकिन जनहित के मुद्दों को लेकर के किसी भी राजनीतिक दल ने बात नहीं करी। ठीक है, मैं रुद्र जी का वर्जन लूंगा। ठीक है रुद्र जी, आप अपनी बात रखिए इसको लेकर के। जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? सब लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो सवाल बस मेरा यही है रुद्र जी कि देखिए चर्चा कैसी चल रही है, चाहे वो प्रतिशत को लेकर के बात करें, सत्ता के दुरुपयोग को लेकर के, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने, तीनों राजनीतिक दल बैठे हैं, जनता के जुड़े मुद्दे को लेकर के किसी ने बात नहीं करी। दो इसके पक्ष हैं आलोक जी। देखिए, तो पहले तो ये चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे बदलेगा इस पे हमें सोचना है। दूसरी बात, अब वोटिंग हो गई है तो परसेंटेज को लेकर जो बातें हो रही हैं, तमाम वो सारी चीज़ें, देखिए जितने भी ये शिकायतें हैं ये विपक्षी दलों को ही उठानी पड़ेगी। अगर आपको याद है कोविड के टाइम में बड़ा मुद्दा था बद इंतजामी का, और सदन शुरू हुआ, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, और मुख्य विपक्षी दल पेगासस के मुद्दे पे वॉकआउट कर गया। जब बात होनी चाहिए थी कोविड के हालातों पर, तब आप पेगासस के मुद्दे पे वॉकआउट कर रहे हैं, तो आज पेगासस का मुद्दा कहीं है ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, खासकर विपक्षी दलों को, कि इस मुद्दे को अगर आपको लगता है कि ये उठाने के काबिल है, बहस के काबिल है, तो इस पर उतरना चाहिए सड़क पर और इस बहस को आगे ले जाना चाहिए। पहली बात तो ये है, ये मतदान से पहले की बात है। कल जब आ जाएगी सारी चीज़ें, परिणाम आ जाएंगे, तब 2 या 3 चीज़ें बहुत स्पष्ट तरीके से आलोक जी आएंगी। पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी के ना लड़ने पर उनका वो जो साइलेंट वोटर है, वो जो बहुजन वोटर है, दलित वोटर है, वो किस ओर स्विंग करता है। ये 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कल का ये परिणाम बहुत मायने रखेगा। पहली बात तो ये, मैनपुरी में भी उनकी खासी तादाद है, 20% के करीब है, तो वो भी एक अच्छी तादाद है। तो मैनपुरी में वो किधर शिफ्ट हो रहा है ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही कि पसमानदा समाज में उसने काम किया, वहाँ से मंत्री बनाए हैं, और कुछ जगहों पर रामपुर के पिछले चुनाव को भी उसने माना कि वो पसमानदा समाज के अंदर एंट्री ले चुकी है। इस बार की ये तीनों चुनाव इस बात को भी दिखाएंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी इस अपने प्रयोग में सफल हो पा रही है कि नहीं। तो मेरे ये 2 पक्ष हैं, एक तो परिणाम से पहले का पक्ष कि इस पर विपक्षी दलों को उतरना चाहिए सड़क पर, दूसरा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव के लिए कल का परिणाम बहुत मददगार होगा, क्योंकि 2 चीजें बहुत बदली सी लगी। एक तो अखिलेश यादव पे आरोप लगते थे वो जमीन पे नहीं तोड़ते हैं, मैनपुरी चुनाव ने वो मिथक तोड़ा, वो गली दिखाई पड़े और चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े। दूसरी बात, कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी खरी उतरी, तीनों सीटों पे उसने लेकिन बहुत उस पर भी जबरदस्त तो ओम तरीके से। प्रकाश राजभर ने कहा कि जब उनकी पत्नी चुनावी मैदान में, तब वो एसी से बाहर निकले। ये ओम प्रकाश राजभर का बयान हो सकता था, मैं तीसरे व्यक्ति की नजर से देख रहा हूं, मुझे अखिलेश यादव काम करते हुए दिखाई पड़ रहे जी हैं। चलिए फकरुल जी, मैं तमाम सारे सवालों का विपक्ष की तरफ से किस तरीके से सवालों का जवाब लिया, लेकिन जब मैं सत्ता पक्ष से सवाल का जवाब लेता हूं तो मुझे ये जवाब मिलता है कि जब आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि जब हार के पहले आप लोग किस तरीके से ईवीएम का और सत्ता का दुरुपयोग, मशीनरी का दुरुपयोग किस तरीके से, तो क्या कुछ ऐसा समाजवादी पार्टी को आभास सा होने लगा, इसलिए इस सब चीजें सामने आ रही, ऐसा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो जानती है कि कैसे 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, हमने देखा था कि बनारस में ईवीएम मशीन कूड़े की गाड़ी में मिली थी, हमने आजमगढ़ में देखा था कि बैलेट पेपर सड़कों पे मिले थे, सिग्नेचर किए हुए बैलेट पेपर, मोहर लगे हुए बैलेट पेपर। तो अब अगर हम इस बाई इलेक्शन को हम देख रहे हैं, हमने रामपुर का आपको उदाहरण दिया कि रामपुर में किस तरीके से वोटर्स को दौड़ा के मारा गया, वोट नहीं डालने दिया गया। जहां हमारे पोलिंग एजेंट या हमारे कार्यकर्ता बैठे थे उन कुर्सियों को तोड़ दिया गया, मेज को तोड़ दिया गया। हमने खतौली में देखा कि किस तरीके से सीओ साहब वोटर्स को भगा रहे हैं, वो उनसे कह रहे हैं आधार कार्ड लेके आओ, जाओ वोटर कार्ड लेके आओ। तो और मैनपुरी में क्या हो रहा था, मैनपुरी में एक दिन पहले किसको घर से उठा लिया गया था, दीवार फांद के पुलिस जाती है और घर से उठा के लेके चली जाती है, और 15 मिनट बाद आप छोड़ देती। अगर इतना बड़ा अपराधी था कि आपको किसी के घर के अंदर कूद के पुलिस को किसी को उठा के ले जाना पड़े और थोड़ी देर बाद वो निर्दोष हो जाता है, या तो वो अपराधी था
या वो निर्दोष नहीं था। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? खबरें और या ये वीडियो सामने आ रहे हैं तो फिर अगर आपने देखे हैं तो फिर मुझे लगता है कि संजय जी ने भी देखे नहीं, होंगे, तो संजय जी नहीं देखेंगे। नहीं, संजय जी नहीं देख पाएंगे। नहीं, संजय जी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बात अपनी करते। संजय जी, क्या ये वीडियोस आपने देखे? देखिए हाथ भी खड़ा कर रहे हैं, पूरी बेबाकी से बताएंगे। जी संजय जी, दिल से जवाब दीजिएगा इस सवाल का। जी देखिए आप भी जानकार हैं और चांद साहब भी, मुझे लगता है इन्होंने कहा है कि इन्होंने कानून की पढ़ाई की है। जब चुनाव होते हैं तब ऐसे लोग जो बैड एलिमेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि चुनाव में शांति बनाए रखने के लिए आप थाने पर आइए, एक मुचलका भरिए और मुचलका भरने के बाद आप जाइए। जो ऐसे लोग होते हैं मुचलका नहीं भरते, पुलिस निश्चित रूप से उनको तलाशती है। ये आज ही नहीं तलाशती, ये हमेशा से तलाशती रही है और आगे भी शांति भंग की आशंका में इसको तलाशती रहेगी। और उसके बाद उनको ले जाया गया, उनसे मुचलका भरवाया गया और भरवा के छोड़ा गया। ये कोई पहली बार हो रहा है क्या? शांति भंग की आशंका से प्रशासन इस प्रकार के निर्णय हर चुनाव में लेता है। मुझे लगता है कि चांद साहब ने अगर किसी चुनाव के प्रबंधन को नजदीक से देखा होगा तो उन्होंने जाना होगा कि हर चुनाव में, चाहे उपचुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, यानी नगर निगम का भी चुनाव होता है, तो जो शांति भंग की आशंका जिन लोगों से होती है उनसे मुचलका भरवाया जाता है। तो मुझे लगता है मैं 10 सेकंड में जवाब दे दूं। संजय भाई, संजय जी, मैं चाहता हूं मैनपुरी मुचलका भरवाया जाता है और चांद साहब आपने भी मुचलका भरा होगा। अगर आप पॉलिटिकल वर्कर हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से जिनसे शांति भंग की आशंका होती है, मैंने आप ही का सवाल का जवाब देके आगे ले रहा हूं पार्टी से। संजय जी, मुझे बिल्कुल पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रामपुर, मैनपुरी और खतौली में हुए उपचुनाव में 107-16 की जो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं उसको सार्वजनिक करवा दीजिए। कितने समाजवादी पार्टी के लोगों के आपने 107-16 करवाए, कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के करवाए, कितने बैड एलिमेंट कौन है? अरे विपक्षी लोग हैं। बैड एलिमेंट आप ही क्या जाना है तो हम क्या करें? हम ही लोग हैं भाई, हम ही तो हैं बैड एलिमेंट। आप कहाँ हैं? आप तो अच्छे आदमी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति का खतरा नहीं था, ना मैनपुरी में, ना रामपुर में, ना खतौली में। अगर खतरा था तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से था और बैड एलिमेंट से था। यही कहना चाहते हैं संजय जी। मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वो लिस्ट सार्वजनिक कर दे जो आपने कार्रवाई मैनपुरी में, रामपुर में, खतौली में की है। हम जान लेंगे, सब जनता जान जाएगी कि आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ भी की थी। हम तो आरोप लगा रहे हैं पार्टी नहीं जारी करती, ये प्रशासन जारी करता है। 107-16 की कार्रवाई की गई। राइट टू इंफॉर्मेशन में एप्लीकेशन दीजिए, आपको लिस्ट मिल जाएगी। नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच मुझे एक चीज समझ में आ गई, जो संजय जी ने कहा बैड एलिमेंट। अब मैं ये समझ गया कि गुड एलिमेंट क्या होते हैं और बैड एलिमेंट क्या होते हैं। ये मैंने केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, लेकिन आज संजय जी ने किस तरीके से मुझे ये बता दिया। चलिए अंकुर जी, जो संजय जी ने बताया आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, संजय जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि या प्रवक्ता, तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और उनकी मजबूरी भी है कि भाई जिसकी आप रोजी खाएंगे उसी की रोटी, या रोटी खाएंगे उसी की रोजी बजाएंगे। आप अपनी पार्टी थीम से तो हट के जा नहीं सकते ना। तो आपकी तो ये मजबूरी है कि आप वो वीडियो देखने के बाद भी अपनी पार्टी को जो कहती है मैं पार्टी विद डिफरेंस, तो उनका पार्टी विद डिफरेंस की थ्योरी भी तो डिफरेंस होनी चाहिए ना, कि गुड एलिमेंट क्या होता है, बैड एलिमेंट क्या होता है। तो वो अपनी उसी पार्टी विद डिफरेंस की थ्योरी के आधार पर अपनी आगे बढ़ रहे हैं। रहा सवाल लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप तो जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर सकी, भारतीय जनता पार्टी अभी भी ये स्पष्ट नहीं कर सकी कि जिस आप भारतीय जनता पार्टी अभी भी ये स्पष्ट नहीं कर पा रही और ना करने की स्थिति में है कि हम लोगों ने हर गलत चीज को माननीय चुनाव आयोग के समक्ष रखा। हम लोगों ने हर गलत तथ्य को, गलत बात को विद एविडेंस चुनाव आयोग के सामने रखा, समाचार चैनलों पे प्रसारित हुआ, तो हम लोगों ने तो उस पे प्रश्न चिन्ह लगाया। पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उसको क्या नजर आ गया कि हो सकता है उसका चुनाव परिणाम कल हमारे लोगों के फेवर में आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या उसके बाद चुनाव आयोग को अप्रोच करेगी या नहीं करेगी? दूसरी बात है, आप चुनाव आयोग की, अभी आपने कहा मैनपुरी में 3 बार 90% से ज्यादा वोटिंग होने पर चुनाव आयोग ने 3 बार वोटिंग कराई। ठीक है, तो इसका मतलब उस समय चुनाव आयोग सक्रिय था, तो अब चुनाव आयोग क्यों नहीं सक्रिय है जब कम वोटिंग हुई है?
भाई चुनाव आयोग पे भी तो डिपेंड करता है। और अगर कम वोटिंग हुई है तो आपने क्या प्रत्यावेदन दिया कि पुनर्वोटिंग कराई जाए? आप विपक्ष से पूछ रहे हैं कि पुनर्वोटिंग हो, आपने पुनर्वोटिंग जहां पोलिंग होती है वहां पर फिर से पोल कराया जाता है। अरे नियम कानून पढ़ लिया करो चुनाव आयोग के यार। सवाल कर रहा हो कि पुनर्वोटिंग के लिए आपने मांग की नहीं की? आपने क्या चुनाव आयोग से मांग की? एक बार भी इस नैतिक मापदंड का पालन किया कि जहां पर कम वोटिंग हुई है वहां पे तो रीवोटिंग कराई जाए? जिन बूथों के ऊपर टीवी चैनलों पर, समाचार चैनलों पर प्रसारित हुआ कि सीओ जैसे पदाधिकारियों ने, पुलिस कर्मियों ने, और जिनको हटाया गया, जिन बूथों पर वोट नहीं पड़ने दिए गए वहां पर वोट पड़ने के लिए पुनर्मतदान कराया जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठ गई है तो अहम ब्रह्मास्त्र हो गई है? भाई कंप्लेन आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। कंप्लेन आप कह रहे हो, हम कंप्लेंट कह रहे तो आप कह रहे हो ना व्यवस्था कह रहे हैं, हम गलत कंप्लेंट आप कह रहे कह रहे हो अगर शिकायत करी है तो पुनर्मतदान की मांग आप उसका समस्या का समाधान निकलना चाहिए। लेकिन रुद्र जी सुनिए, रुद्र जी इस सवाल का जवाब देखिए, अगर चीजें सामने आई हैं तो समस्या के समाधान पर बात होनी चाहिए। लेकिन बात देखिए कहां पे हो रही है, पुनर्मतदान को लेकर के। एक बार मतदान कराने के लिए किस तरीके से पूरा प्रशासनिक तंत्र उसमें लगता है, कितना धन लगता है, कितना बल लगता है, इस पे कोई चर्चा नहीं। बस राजनीतिक दलों को पुनर्मतदान और एक सत्र को लेकर भी किस तरीके से बात करें, क्योंकि आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, छात्रों को जानकारी देते हैं। जब एक सत्र किस तरीके से शीतकालीन यूपी का हुआ, स्थगित हो गया, लेकिन ये चीजें अपने आप में, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं करेगा शायद। चुनाव सुधार के लिए आलोक जी जो 14 पॉइंट दिए गए थे जी। उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट था कि जो बड़े राजनेता 2 जगहों से चुनाव लड़ते हैं, उस पे जो दूसरी सीट से वो छोड़ते हैं उसके चुनाव का खर्चा उनके दल से लिया जाना चाहिए। एक चुनाव पे होने वाले धन की खर्च को अगर आप समझ पाएं तो आप समझ पाएंगे पुनर्मतदान कितनी बड़ी और जटिल प्रक्रिया है, कितनी चीज़ें, आवागमन किस तरीके से बदलते हैं, कैसे पुलिस की टुकड़ियां आती हैं, कितना संसाधन लगता है, प्रशासन की मशीनरी किस तरह इस्तेमाल होती है, और लोग जिनके लिए लोकतंत्र का एक महत्व है वो किस तरीके से जगहों को बदल के अपने यहाँ वोट डालने आते हैं। तो ये एक बड़ी कठिन प्रक्रिया है। अब आपने कहा विधानसभा के सत्र की निश्चित तौर पर, हालांकि एजेंडा 3 दिन का दिया गया था लेकिन 2 दिन में सत्र खत्म हो गया। पहले दिन में मैं सोच रहा था कि मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर भले ही विधानसभा में ना आ पाया हो, लेकिन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो सत्र आयोजित हुआ था उसमें बातचीत हो जानी चाहिए थी। मैनपुरी को लेकर जो बवाल हुआ, अगर उससे बच सकते थे तो उत्तर प्रदेश के विकास में एक बड़ा योगदान है मुलायम सिंह यादव का। अगर उस पर थोड़ी सी चर्चा होती तो सबको फायदा होता, क्योंकि वो विधानसभा की कार्रवाई बाद में काम आती तमाम उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश के विकास को रेखांकित करना चाहते हैं। कल भी हंगामे की चीज जड़ गया जब योगी जी बोल रहे थे, उसके बीच में जो फेसबुक लाइव हुआ, तमाम वो चीजें हुई। देखिए, संवाद से रास्ता निकलता है, खासकर विधानसभा के अंदर। विधानसभा के बाहर आपका धरना प्रदर्शन सब काम आएगा, लेकिन विधानसभा में जितना आप संवाद करेंगे, हम जैसे व्यक्ति, जो तीसरा व्यक्ति है, बाहर रह के वहां से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति वहां पे खड़ा हो रहा है वो अपने दल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, वो 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा, अपनी सीट का प्रतिनिधित्व कर रहा। वो ऊपर बैठे हुए दर्शक दीर्घा में बैठे बच्चों को संदेश दे रहा, वो उसके बगल में बैठे हुए पत्रकारों की गैलरी को संदेश दे रहा कि वो क्या बोल रहा है। तो इसीलिए जब भी आप बोलें और राजनीति में जब भी कुछ करें, ये ध्यान रखें कि आपको लाख लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं और प्रेरित भी हो रहे हैं। जी फखरुल जी, मैं एक फाइनल कमेंट के तौर पर आपसे भी चाहूंगा, जो रुद्र जी ने बातें की हैं, आप कितना सहमत और कितना इन पर अमल करते हैं? मेरा कोई सवाल नहीं है। देखिए, विधानसभा में निसंदेह जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए और सत्र को बड़ा होना चाहिए। जब सवाल ही नहीं होंगे, हम जनता के मुद्दों को उठा ही नहीं पाएंगे। आपने 3 दिन पहले ही आपने कहा कि 3 दिन का सत्र होगा और उसे 2 दिन में आपने समाप्त कर दिया, तो हम जनता के मुद्दे कहां उठा पाए, हम जनता की बात कहां कर पाए। छात्र संघ चुनाव की कल बात जरूर हुई कि उत्तर प्रदेश में, मैं छात्र संघ से निकला हुआ हूं इसलिए मैं उस बात को फिर से दोहरा दूं कि उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, और कल सरकार ने विधानसभा में कहा है कि छात्र संघ पे कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए छात्र संघ चुनाव कराया जाए। ये मेरी मांग है सरकार से कि आपने विधानसभा में कहा है, विधानसभा में अगर आपने कुछ बोला है तो उसको झूठ नहीं होना चाहिए। चुनाव का समय है, आप लखनऊ विश्वविद्यालय समेत उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को कराए और रिटर्निंग ऑफिसर से कहे कि चुनाव की तारीखों की घोषणा करे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने कहा सत्र छोटा था, बात यह कि सत्र 3 दिन का था, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के आवाज उठाई जा सकती थी, लेकिन मैंने देखा उस दिन भी कि जिस दिन एक तरफ मतदान चल रहा था उपचुनाव को लेकर के और यहां पर शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ, लेकिन उससे पहले किस तरीके से नारेबाजी हुई जम करके, अंदर भी गर्मा दिखाई दी, और अतुल प्रधान ने किस तरीके से फेसबुक लाइव करा। उसके बाद भी छोटे में भी बहुत सारी चीजें निकल करके आ सकती हैं, मुद्दे उठाए जा सकते हैं। नहीं, देखिए, जब कहीं मतदान चल रहा है और लोगों को, जो जनता है, जो लोग वहां बैठे हुए, वो जनता का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
और कहीं वो लोग जो चुन के, जिनके लिए चुनाव हो रहा है वही चुन के सदन में आएंगे। अब पता चल रहा है कि उनको चुनने के लिए लोगों को निकलने ना दीजिए, मतदान ना करने दीजिए, लोगों को रोकिए, प्रशासन का दुरुपयोग कीजिए। तो ये भी जिम्मेदारी उन सदस्यों की है जो लोग विधानसभा में बैठे हुए थे और लोकतंत्र में उनका अधिकार है विरोध का, विरोध किया गया, क्या तरीका अपनाया, ये फिलहाल विधायक जो भी कुछ समझेंगे। हुआ, जो तस्वीर नजर, जिसके चलते विधानसभा की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित करना पड़ा। कुल मिलाकर के कल का दिन बेहद अहम है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका भी, अंकुर जी आपका भी, और फकरुल जी आपका भी, रुद्र प्रताप दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल सुबह से ही भारत समाचार सत्य और तथ्य के साथ लेटेस्ट अपडेट, पल पल का अपडेट एक बड़े पैनल के साथ देगा। नजर रहिएगा, बस आपको करना इतना है, सिर्फ भारत समाचार के साथ कल सुबह से ही ट्यून रहना है। नमस्कार।